हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो। क्लास 6 साइंस का ये सेकंड वीडियो है, सेकंड चैप्टर का। इससे पहले हम चैप्टर फर्स्ट की वीडियो बना चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसे जाके देखिए, फिर सेकंड चैप्टर देखिए। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में एसएससी बैंकिंग में साइंस के पूछे जाते हैं वो सब एनसीईआरटी की बुक से ही पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी से। हमारी क्लास 6 चल रही है अभी, धीरे धीरे हम 10 तक कवर कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भोजन के घटक, ये सेकंड चैप्टर, इसका पहला चैप्टर था हमारा कि भोजन कहाँ से आता है। अध्याय 1 में हमने उन पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था। इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां भी हो सकती हैं। ये जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि जितने राज्य हैं सब में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में अलग अलग तरह के व्यंजन भोजन खाए जाते हैं। उत्तर में अलग, दक्षिण में अलग, पूर्व में अलग, पश्चिम में अलग। ये वही सब बता रहा है। आगे देखते हैं। आमतौर पर आमतौर पर हमारे आसपास में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार का कुछ उदाहरण अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छाटिए। अभी देख लेते हैं कौन सी बात कर रहा है, उससे पहले ये पढ़ लेते हैं। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़ी तथा इसे सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। पहले देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है। क्रियाकलाप 2.1, ये सारणी 2.1 ये दिखा रहा है कि पंजाब पंजाब में अन्य जो होता है उस ज़्यादातर फेमस है मक्के की रोटी। दाल, मांस में राजमा, सब्जियों में सरसों का साग, अन्य व्यंजन में दही और घी। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो चावल, अरहर की दाल तथा रसम, चारू, कुंदरू, पता नहीं क्या होता है, मट्ठा, घी, अचार। आइए देखते हैं विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। हम जानते हैं हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। ये कह रहा है कि हम जो भोजन लेते हैं उस भोजन में हमारे लिए हर किसी न किसी भोजन में कुछ पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण आदि। आगे देखते हैं। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट आपको ज़्यादा मिलेगा, किसी में विटामिन, किसी में प्रोटीन। कुछ साधारण विधियों से हम ये जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक तत्व उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा सरल हैं। यानी कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के परीक्षण जो है इनका पता हम अन्य पोषक तत्वों की भांति जल्दी लगा सकते हैं। आइए हम इन परीक्षणों करके परीक्षणों को सारणी 2.2 में लिखें। अभी देख लेते हैं। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट, CuSO4, इसका फॉर्मूला पूछा जाता है। कॉपर सल्फेट का CuSO4 5H2O, 5 जल के अणु होते हैं इसमें, को ये काफ़ी पूछा जाता है। तथा कास्टिक सोडा सोडा जिसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परखनलियों तथा एक ड्रॉपर की आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों की सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीकों से लिख सकते हैं। ये देखिए इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, मैं भी इम्पोर्टेंट आपको पढ़ा देता हूँ। ये कहना चाह रहा है कि हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का परीक्षण कैसे करते हैं, वही सब दिया इसने। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें जिसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं।
यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड या कार्बोहाइड्रेट है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। ये देखिए, ये कह रहा है आयोडीन का तंतु विलीन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। आयोडीन का तनु विलीन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन मिला दीजिए तो आयोडीन का तनु विलीन बन जाएगा। और कॉपर सल्फेट सल्फेट का विलीन लीजिए, 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है कॉपर सल्फेट का विलीन। 100 ml जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलीन मिल जाएगा। मंड के लिए परीक्षण या कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की थोड़ी सी मात्रा लीजिए, अल्प यानी थोड़ी सी। इसमें तनु आयोडीन विलियन की 2 या 3 बूंद डाली, जो हमने अभी ऊपर बनाया था तनु आयोडीन विलियन। ये जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन मिला के जो आयोडीन का तनु विलियन बनाया था। उसी तरह परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ की कच्ची सामग्री की थोड़ी सी मात्रा लीजिए, इसमें तनु आयोडीन विलियन की 2 या 3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या ये नीला या काला हो गया। ये नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। ये कह रहा है कि जब आप कार्बोहाइड्रेट या मंड का टेस्ट करते हैं तो उसमें कच्ची सामग्री की थोड़ी मात्रा ले लीजिए कोई, जिसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। उसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डाल दीजिए। अगर उसका रंग काला या नीला होता है तो समझ लीजिए उसमें कि मंड या कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। आगे देखते हैं, ये जैसा कि करके भी दिखाया है इन्होंने। ये किसी चीज़ में ये आलू लिया है, आलू कटा हुआ आलू है, इसमें आयोडीन का तनु ने 2 या 3 बूंदें डाली। देखिए इसका कलर नीला हो गया है, तो इससे मंड का परीक्षण किया गया है कि इसके अंदर मंड या कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध है। आगे देखते हैं, इस परीक्षण को अन्य किसी खाद्य पदार्थ के साथ भी दोहराइए कि किसमें मंड है। अपने परीक्षणों को इस सारणी में लिखिए, इतना जरूरी नहीं है ये। प्रोटीन के लिए परीक्षण देखते हैं कैसे करते हैं। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो सबसे पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होगी। यदि आप कोई खाद्य पदार्थ ले रहे हैं और वो ठोस है तो उसका सबसे पहले पेस्ट बना लीजिए, चूर्ण बना लीजिए। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परत नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसमें उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन, जो अभी हमने बनाया था ऊपर, कॉपर सल्फेट का विलयन CuSO4, इसका ये फॉर्मूला होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा, क्या परख नली का पदार्थ, एक मिनट, क्या परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया। बैंगनी रंग पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। ये कह रहा है कि आपने कोई एक पदार्थ लिया, उसमें कॉपर सल्फेट के विलयन की कुछ बूंदें डाली, अगर उसे डालने से ये इसका रंग बैंगनी हो गया तो उसमें प्रोटीन उपस्थित है। अब वसा के लिए परीक्षण देखते हैं। वसा का परीक्षण किस तरह से किया जाता है। कागज खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए, इसे एक कागज टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ध्यान रखें, क्या ध्यान रखने को कह रहा है, ध्यान रखें कि कागज फट ना जाए। आप कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस तरल के क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो ये पता लगता है खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। ये कह रहा है कि आपने कोई खाद्य पदार्थ लिया, यानी कि छोटा सा हमने एक जो घी घी का टुकड़ा ले लिया इतना बड़ा, और उसको किसी कागज़ में हमने लपेट दिया और उसको जब हम उसके ऊपर से इसको फोर्स लगाएंगे तो ये बिल्कुल चिकना हो जाएगा। और चिकना होने के बाद ये थोड़ा सा पारदर्शी हो जाएगा कि इसमें से हमें थोड़ा सा आर पार दिखने लगेगा, तो समझ तो ये बताता है कि इसमें वसा उपलब्ध है। आइए आगे देखते हैं, ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं। क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थ में उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया है। क्या एक पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। हाँ जरूर होते हैं। होता है ऐसा कि दूध में देखिए प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होते हैं, कैल्शियम भी होता है। क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो। हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है, ये जानेंगे अभी। ये देख लेते हैं पहले।
जैसे ये दिखा रहा है कि कच्चे आलू में मंड उपस्थित था। हाँ, भी हमने ऊपर चेक किया था, हाँ उसमें वो मंड उपस्थित था क्योंकि उसका रंग नीला हो गया था। दूध में प्रोटीन होता है, प्रोटीन। मूंगफली में वसा होती है। ये आगे इनकी लिस्ट बनानी है कि बिना बिना पके चावल में, पके हुए चावल में क्या क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला, कार्बोहाइड्रेट को भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। ये देखिए कुछ कार्बोहाइड्रेट के स्रोत दिए गए हैं। देखिए शकरकंदी, शकरकंदी आप लोगों ने खाई होगी, आलू की तरह होती है। आलू, आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है। गन्ने में कार्बोहाइड्रेट होता है। पपीते में, तरबूज, आम, मक्का, चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मक्का में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, मक्का में, फिर चावल में। आगे देखते हैं। मूंगफली, मूंगफली, ये वसा के कुछ स्रोत दिए हैं कि किस किस में वसा पाई जाती है। दूध में, घी में, मक्खन में, अंडे में, तेल में, इनमें वसा, प्रोटीन सब पाया जाता है। आगे देखते हैं। ये विटामिन, विटामिन ए के कुछ स्रोत हैं। देखिए ये क्वेश्चन में कितनी बार पूछा गया है कि किस किस चीज़ में विटामिन ए पाया जाता है। गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। गाजर में, पपीते में, दूध में, और ये आम में, पके हुए आम में विटामिन ए पाया जाता है। आगे विटामिन बी के कुछ स्रोत हैं। विटामिन बी किस में पाया जाता है। गेहूं में विटामिन बी पाया जाता है, चावल में और यकृत में, यानी कि जो हमारे अंदर यकृत होता है उसमें। आगे देखते हैं। विटामिन सी के कुछ स्रोत, ये भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है कि आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। मिर्च में विटामिन सी होता है। अमरूद में विटामिन सी होता है। संतरे में, टमाटर में, यानी कि जो खट्टे फल होते हैं उनमें सब में विटामिन सी होता है। और कुछ जैसे मिर्च में भी होता है। ऐसी चीज़ भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं। ये प्रोटीन के कुछ स्रोत दिए हैं। ये देखिए मछली में, मछली, अंडा, दूध, मांस, इनमें प्रोटीन पाया जाता है। पनीर, इनमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। आगे देखते हैं। विटामिन डी के कुछ स्रोत। विटामिन डी दूध में पाया जाता है। मक्खन, अंडा, मछली। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ में एक ही चीज़ पाई जाएगी। एक ही जैसे मछली है, मछली में देखो विटामिन डी भी पाया जा रहा है, इसमें प्रोटीन भी पाया जाएगा, इसमें कई तरह के खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि किस किस खाद्य पदार्थ की हमें आवश्यकता क्यों होती है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन की आवश्यकता में क्यों होती है, शरीर की वृद्धि के लिए। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखते हैं। देखिए विटामिन से हमें कोई एनर्जी प्राप्त नहीं होती है। ये हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। आँख, अस्थियाँ, अस्थियाँ यानी हड्डियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर में सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा आवश्यक, और हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प यानी थोड़ी थोड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। एक आता है क्वेश्चन कि हमारी आंखों के लिए कौन सा विटामिन इम्पोर्टेंट है, तो वो विटामिन ए, रेटिनॉल, इसका इसका वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन ए का। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमें मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों यानी हड्डियों और दांतों के लिए दांतों के कैल्शियम के उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6 और 2.9 में दिखाया दिए गए हैं, जो मैंने आपको बता ही दिया। ये सभी किस किस में कौन सा विटामिन पाया जाता है। आइए आगे देखते हैं। ये देख लेते हैं क्या लिखा है। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। तथा इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों को इसकी कमी होती है ना। गर्मियों के दिनों की बात कर रहा है ये कि गर्मियों में कोई भी सूरज की धूप में नहीं रह जाता, जिससे विटामिन डी की कमी हो जाती है। ये आयोडीन के कुछ स्रोत दिए हैं। पालक में आयोडीन पाया जाता है, अदरक में, और ये मछली, और ये क्या है, इन सभी में आयोडीन पाया जाता है। ये फास्फोरस के स्रोत हैं। केला, दूध, गेहूँ, चावल। लोहे के कुछ स्रोत हैं। आयरन यानी लोहा, आयरन का, ये पालक में बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है। सेब में आयरन पाया जाता है, मांस में। कैल्शियम के कुछ स्रोत दिए हैं। कैल्शियम किस में ज़्यादा पाया जाता है, देखिए दूध में कैल्शियम पाया जाता है, अंडे में कैल्शियम पाया जाता है, और इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था। आगे देखते हैं। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की
प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। हमारे शरीर का अच्छा विकास हो और उचित विकास हो, उसके लिए हमें प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। जैसे कैल्शियम भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए हमारे शरीर के अच्छे विकास के लिए। इन सभी की हमें आवश्यकता होती है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। आपने सारणी 2.2 में परीक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। यानी कि किसी, जैसे कि दूध है, दूध में सबसे ज़्यादा हो सकता है कैल्शियम भी हो सकता है, या फिर जैसे अंडा है, अंडे में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, 11% प्रोटीन पाया जाता है अंडे में। तो ये कह रहा है कि कोई एक खाद्य पदार्थ ऐसा भी हो सकता है जिसमें कि किसी एक तत्व की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, बाकी कम हो सकती है। आगे देखते हैं, कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण देते हैं, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट में समृद्ध भोजन है। समृद्ध यानी कि बहुत अच्छा। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न जैसे दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी ये हमारे भोजन का आवश्यक अवयव हैं और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। आगे देखते हैं, जल में भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। जल जल की बात की जा रही है यहाँ पर। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है, या यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र और पसीने को हमारे शरीर से बाहर निकालता है। सामान्यतः हमारे शरीर को कितने जल की आवश्यकता होती है, वे हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें, क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। यानी कि ये कह रहा है कि जल हम सिर्फ उसे हम, जैसे कि हम पानी पीते हैं सर, उसी चीज़ से हमारे शरीर को जल या पानी की पूर्ति नहीं होती है। हम जैसे चाय पीते हैं तो उसमें ही पानी है, दूध पीते हैं उसमें ही पानी है, और डायरेक्ट जल भी ले रहे हैं, या कोई हम जैसे कोई चावल खा रहे हैं तो उसमें ही पानी है। इन चीज़ों से भी हमारे शरीर में जल या पानी जाता है। क्रियाकलाप 3 देखते हैं क्या कहता है। एक टमाटर अथवा नींबू जैसे कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है, तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थ में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। जैसे कि कह रहे हैं, जैसे कि हम आलू काटते हैं तो आलू को काटते हुए हमारे हाथ गीले हो जाते हैं, यानी कि उसमें भी जल है। और अगर हम सेब को काट रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा बहुत जल होता है। किसी न किसी खाद्य पदार्थ में जल की थोड़ी बहुत मात्रा होती है, जो कि हमारे शरीर में जल की पूर्ति कर देती है, ये कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं, संतुलित आहार। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में भी सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो ना ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं, यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं उसमें सभी तरह के पोषक तत्व होने चाहिए। आगे देखते हैं, क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप ये भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित दक्षिण भारतीय भोजन जैसे कि इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा भोजन कई पोषक उपलब्ध कर इसी इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन
करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए। यानी कि ये नहीं कि आप उचित आपने सोचा कि कोई सब्जियां हैं जिसमें कि मान लीजिए इसमें विटामिन ए ज़्यादा है इसमें, तो आपने ऐसे ही खा दी, उसमें उन्हें अच्छी तरह से पकना भी उनका ज़रूरी होना चाहिए। देखते हैं आगे कितनी हो गई है। 19 मिनट हो गए हैं, देखते हैं या तो दो वीडियो बनाते हैं फिर। तो ये ख़त्म ही हो गया। देखिए इसको ले लेते हैं पूरा एक ही वीडियो में, आगे से जो भी बनाऊंगा उसकी मैं दो दो वीडियो बना दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं, क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता है? हाँ जरूर। जो भी जानवर घास खाते हैं, कच्चा हरी घास खाते हैं, उनमें भी ये सब पोषक तत्व उन्हें भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं। ये देख लेते हैं, 1 मिनट। इसे उचित तरीके से पकाना चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक पोषक नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो ये संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। आइए फटाफट देख लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ में पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने में पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। भोजन को ये देखिए, ये क्वेश्चन कितनी बार आता है कि पकाते समय कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। क्या ये उचित नहीं होगा कि हमें अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? भोजों ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप ये सोचते हैं वह ठीक था? ये बिल्कुल ठीक नहीं था। ऐसा भी खाली अगर ज़्यादा फैट लोगे तो आप क्या होगा, फैट बढ़ जाएगा। बस अच्छा, इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। अभावजन्य रोग, अभावजन्य यानी कि किसी चीज़ की कमी से होने वाले रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबे समय तक रहती है तो वह व्यक्ति अब उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। यानी अगर किसी चीज़ की कमी हमारे शरीर में होगी तो वो रोग या कुछ कमियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा इनकी कमी के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं, पोषक तत्वों के अभाव की कमी में। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। यह प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। प्रोटीन से शरीर की वृद्धि होती है, अगर प्रोटीन नहीं मिलेगा तो उसकी वृद्धि पूरी तरह अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। कौन? जो प्रोटीन नहीं लेगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लीजिए। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव में भी विभिन्न रोग अथवा विकृतियाँ हो सकती हैं। इनमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं इस अध्याय में हमने स्वयं से ये जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्र में भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। तो ये चैप्टर देखिए ख़त्म हो गया है। अब मैं ये बस ये जगह ये आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछ कितने क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, जिसे रतौंधी कहते हैं, क्षीणता या दृष्टिहीनता। इससे इसमें इसके लक्षण क्या होता है? कमजोर दृष्टि, अंधेरी रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी 1 की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़े से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है, इसमें हड्डियां मुड़ जाती हैं, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, अस्थि यानी कि हड्डियां।
कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ और दंत क्षय, यानी कि हड्डियाँ और दांतों का क्षय, यानी दांत टूटने लग जाते हैं। कमजोर हड्डियाँ और दांतों का क्षय होता है कैल्शियम की कमी से। आयोडीन की कमी से घेंघार हो जाता है, जो गले में होता है, मोटा सा गले में एक बन जाता है। आयोडीन की कमी से गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता भी हो सकती है। लोह की कमी से होता है अरक्तता ये ब्लड में होता है, इससे कमजोरी आती है। तो ये देखिए, यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन विटामिन से पूछे जाते हैं। कुछ सारांश दे रहा है चैप्टर का। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इनके अतिरिक्त भोजन में आहार्य रेशे तथा जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त उपचार और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। ये देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, कि ऊर्जा कहते हैं, वसा और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। वह विटामिन जो हमारे आंखों अच्छी दृष्टि के लिए हैं, वो विटामिन ए। वह खनिज जो अस्थियों के लिए हैं, विटामिन डी। ऐसे दो ऐसे खाद्य पदार्थों का नाम लिखिए जिनसे निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। वसा और मंड, यानी कि जैसे चावल है, चावल में बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, घी तेल में वसा मिल जाएगी, प्रोटीन अंडे मिल जाएगा, दूध मिल जाएगा। आगे देखते हैं। सही गलत दिए हैं ये। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकता पूरा कर सकते हैं, तो गलत हो जाएगा। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोग की रोकथाम की जा सकती है, बिल्कुल सही। यानी संतुलित भोजन खाकर जिसमें सारे पोषक तत्व हों, उससे हम रोग की रोकथाम की जा सकती है। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना यानी अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ होना चाहिए, हाँ होने चाहिए। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, ये तो गलत हो जाएगा। विटामिन डी के अभाव से होता है रिकेट्स रोग, जिसमें हड्डियाँ मुड़ जाती हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। हमारे भोजन में विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। तो देखिए, थोड़ा वीडियो लंबी हो गई है, बट चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जब जो वीडियो बनाऊंगा उसके दो भाग बना दूंगा। तो देखिए कैसी लगी आपको वीडियो, ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगती है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए। इसके बाद हम इसका अगला चैप्टर लेके आएंगे। थैंक यू।